अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में वो ये होता है कि वाई एल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव या रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। अब बेटा जो बात ये है कि पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी जो है उसका हमें जब पता लगाना है एल्कीन के अंदर, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बॉन्ड बनता कैसे है। तो अगर आप बगौर जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि जो एल्कीन है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये अगर इथीन का केस लें, दो कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसमें C के कार्बन के 3 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। इस तरह से कि ये एक कार्बन है, एक ऑर्बिटल इसका ये है, एक ये और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हर एक के दरमियान में एंगल 120 का और एक ही प्लेन के अंदर इसी तरह से इसके करीब एक दूसरा कार्बन है, इसके भी 3 ऑर्बिटल sp2 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 जो है ना, इस तरह से ये भी sp2 है sp2। अब जब ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है बॉन्ड बना लेते हैं सिग्मा बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, लेकिन इसके ऊपर दोनों के ऊपर एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है जब ये ओवरलैपिंग के लिए C और C एक दूसरे के करीब जाते हैं, एट द सेम टाइम ये जो एट राइट एंगल इसके ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये पैरेलल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो हम कहते ये हैं कि अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैप ऑफ पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल्स। अब ये पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल जब इस तरह से पैरेलल ओवरलैप से एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इसके बारे में हम कहते हैं सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज लीस्ट बिटवीन द line joining the two nuclei, but it lies above and below the line joining the two nuclei। अब ये हमारे सामने है कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इट इज नॉट टाइटली बाउंड इन बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स। इन दो कार्बन एटम के दरमियान ये टाइटली बाउंड नहीं है, बल्कि बाहर को निकला हुआ है, डिफ्यूज है। इसकी वजह से ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में ये पाई बॉन्ड जो है वीकर है। वीकर द बॉन्ड ग्रेटर द रिएक्टिविटी। तो हम ये कहेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ जो एल्कीन है ये डिपेंड करती है रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड पे, वीकनेस ऑफ पाई बॉन्ड जो है उसके ऊपर। दिस पाई बॉन्ड मेक्स द एल्कीन द मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इस तरीके से ये जो है ना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। अब बात क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके करीब आता है तो उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत आसानी से जो है रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो एल्कीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है वो एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Let's go to the electrophilic addition reactions of alkenes। अब हम देखेंगे कि एल्कीन के जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन कौन से हैं। तो हमारे इसको पढ़ने
और इसको याद करने का तरीका नहीं बदलेगा, तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम जिन जिन एडिशन रिएक्शन को पढ़ना चाहते हैं, अब वो सारे के सारे रिएक्शन जो है उसको सबसे पहले इनलिस्ट करेंगे। पहले उसकी एक लिस्ट बनाएंगे कि जी सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है। तो पहला रिएक्शन जो हमने पढ़ना है उसका नाम है हाइड्रोजिनेशन या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसको हम मोर स्पेसिफिकली जो है बोल सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरे नंबर पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे हम। तीसरे नंबर पे जिस रिएक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे जिस एडिशन को हमने पढ़ना है उसका नाम है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन। और पांचवें नंबर पे एडिशन ऑफ हाइपोएलिक एसिड। एडिशन ऑफ HOX। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम स्टडी करेंगे इसके अंदर हमने ये चार रिएक्शन जो है वो 5 रिएक्शन इनको डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। अब हम इसमें से हर एक को पिक करेंगे और फिर उसको डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स जो हैं वो कुल तादाद के अंदर जो हैं उनको अगर गिना जाए तो वो 5 बनते हैं। पहली बात है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन और दूसरे नंबर पे जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तीसरे नंबर पे जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चौथे नंबर पे जो रिएक्शन आता है उसका नाम है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस। और 5वें नंबर का जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हैलो एसिड्स। ठीक है जी। अब ये 5 जो है इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली बात कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। बेटा जी ये नाम रिफ्लेक्ट करता है कि कैटालिस्ट की मौजूदगी होनी है और उसके अंदर होनी है हाइड्रोजिनेशन। लेकिन डिफाइन करने वाली बात जो है वो ये है कि हाइड्रोजिनेशन क्या है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू एल्केन compound is known as alkane molecule in the presence of catalyst at moderate temperature and pressure जो है उसको जो हमने रखना है वो तकरीबन 1 से 5 एटमॉस्फेयर तक का, और जो टेम्परेचर है वो 100 से 200 डिग्री तक 300 डिग्री तक जो टेम्परेचर इसका जाता है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसको हम फिर एक दफा कहते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या है। यहां पे लिख भी लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनटू एन एल्कीन molecule in the presence of suitable catalyst
moderate temperature and pressure. Is called catalytic हाइड्रोजिनेशन। तो हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन को आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इनटू एल्कीन मॉलिक्यूल। कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटालिस्ट एट मॉडरेट टेम्परेचर, जो कि 100 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर प्रेशर जो है वो 1 से 5 एटमॉस्फेयर का। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एक कहलाता है। ठीक है जी, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हमें पता चल गया। ये प्रोसेस जो है हाइड्रोजिनेशन का, इसमें बेटा जी बहुत ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है, और इस एनर्जी को एनर्जी ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। पर मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कौन सी होती है? जब एक मोल डबल बॉन्ड का जो है उसकी हाइड्रोजिनेशन हो जाए, एक मोल H2 मॉलिक्यूल जो है वो उनकी एडिशन हो जाए, तो जितनी एनर्जी इवॉल्व होती है उस एनर्जी को हम मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। और मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है, मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन of a double bond of an alkene is equal to 120 किलोजूल पर मोल। तो ये इतनी हीट जो है इसमें से इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन जो है हीट हासिल करने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस को, जो इस प्रोसेस में कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में जो कैटालिस्ट यूज होते हैं उनमें से हमारे पास जो है प्लाटिनम है, प्लाडियम है और रेनी निकल है। रेनी निकल, लेकिन इसमें प्रेफरेबली जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं वो रेनी निकल है। इससे पहले कि हम हाइड्रोजिनेशन के रिएक्शन जो है इसकी एग्जांपल्स जो हैं कोट करें, तो पहले हम देखते हैं कि ये रेनी निकल क्या होता है। तो अब हम टारगेट रेनी निकल को क्यों करने लगे हैं कि रेनी निकल जो है इसकी प्राइस जो है, कास्ट जो है, ये कास्ट इफेक्टिव है, इसकी कास्ट जो है अप्रोचेबल है, इसको हम यूज करते हैं रादर देन के जो महंगी धातें हैं जैसे पीटी है और प्लाडियम है जो कि अवेलेबल नहीं है और जिनकी जो है वो प्राइस भी ज्यादा है। तो हम रेनी निकल के ऊपर रिलाय करते हैं। अब हम देखते हैं कि रेनी निकल है क्या। रेनी निकल असल में निकल की एक ऐसी टाइप है जो कि स्पॉन्जी है, जिसकी सरफेस जो है उसके ऊपर बहुत सारे पोर्स हैं, और ये पोरस होने की वजह से इसकी सरफेस जो है उसका एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब रिएक्शन होता है तो ये ज्यादा इफेक्टिवली एक कैटालिस्ट के तौर पे यूज हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा गैस को जो है अपनी सरफेस के ऊपर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है जी। अब ये जो रेनी निकल है, इससे जो हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं कहाँ कहाँ यूज होती है, यही बेटा जी रेनी निकल है जिससे हाइड्रोजिनेशन करवा के वेजिटेबल ऑयल को जो है वो घी में कन्वर्ट किया जाता है। ये इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। अगर कोई आपको से पूछे कि गिव द
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि ये इस यूज होती है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू घी इससे बनाते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी में ये सिंथेटिक वर्क में भी यूज होता है, और दूसरी बात ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज होता है, क्योंकि इसकी मिकदार जो है वो क्वांटिटेटिवली ये ऐड होता है, तो इससे पूरा पता चल जाता है कि कितनी जो है वो प्रोडक्ट बन रही है और कौन सी चीज़ जो है वो किस मिकदार में मौजूद है। तो दोनों यानी ये लेबॉर्ट्री यूज में भी आता है और इंडस्ट्री के यूज में भी आता है। अब हम सबसे पहले तो रेनी निकल को बनाएंगे। रेनी निकल को बनाते कैसे हैं? अब सवाल क्या है कि रेनी निकल को कैसे बनाते हैं। रेनी निकल को बनाते ऐसे हैं कि निकल और एल्युमिनियम जो है इसका ले लेते हैं अमलगम, इस तरह से ये निकल है और यहाँ पे एल्युमिनियम, इसका अमलगम लिया, इसको रिएक्ट करवाते हैं कास्टिक सोडा के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये रिएक्ट करके यहाँ पे निकल बनता है जो कि रेनी निकल है। ठीक है जी। प्लस जो है वो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस जो 3 ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो वो इवाल्व होता है। यहां पे हमें ये रेनी निकल जो है हमारे हाथ लग जाता है। फिर हम इस रेनी निकल को यूज करते हैं और डिफरेंट किस्म की जो डबल बॉन्ड है उसकी हाइड्रोजनेशन करवाने में इसको यूटिलाइज करते हैं। अब एक एग्जांपल एक दो ले लेते हैं। पहली एग्जांपल में हमारे पास ये एक एल्कीन है, इस तरह से यहाँ पे निकल है। टेम्परेचर जो है इसका तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और 300 जो है 3 एटमॉस्फेयर जो है इसमें प्रेशर रखेंगे और यूं ये हमारे पास जो है इस तरह की एक एल्केन जो है वो वजूद में आएगी। इसी तरीके से फर्दर इसकी दूसरी एग्जांपल को अगर आप देखें तो अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं और यहाँ पे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसमें जो ऐड हुआ है वो भी लिखना है और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में रेनी निकल है, ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सीन में। साइक्लोहेक्सीन तो इस तरह हमने जो चीज देखी है जो पढ़ी है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो चीज दूसरी डिस्कस करने वाली है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एलाइड। हाइड्रोजन और एलाइड जो है इसकी रिएक्टिविटी को अगर देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है इसका वो इस तरह से है कि AHI जो है मोर रिएक्टिव है HBr के मुकाबले में और HBr जो है वो मोर रिएक्टिव है HCl के मुकाबले में। ये तो है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और ये ऐड कैसे होता है, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ किसी एल्कीन के साथ, एक सादा एल्कीन हम ले लेते हैं तो इसकी सादी एडिशन हो जाती है दोनों में, प्लस हम HBr अगर ले लें तो हमारे पास जो चीज बनती है वो इस तरह से है कि Br अगर यहाँ पे लग रहा है तो उसका H जो है वो यहाँ पे लग, बाकी चीजों को यहाँ पे हम
लगा देते हैं। अब ये रिएक्शन जो है, अगर तो ये दो इथीन वाला एल्कीन है तो फिर ऐसे ही जैसे हमने लिखा है, इसमें कोई अर्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक चलता रहता है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमारे पास होता है तो ये बात हमें समझनी है कि सिमेट्रिकल क्या है और अनसिमेट्रिकल क्या है। ये जो हमने एल्कीन लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इसको यहाँ से ब्रेक करें तो दोनों के दोनों साइडें जो है बिल्कुल बराबर है, सिमेट्रिक है। दोनों पलड़े जो है तराजू के वो बिल्कुल बराबर हैं और ये सिमेट्रिकल एल्केन है। सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है जी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम एक और एल्कीन लेते हैं, जैसे कि ये है, और इसको अगर यहां से ब्रेक करते हैं, अब इसका ये पोर्शन बड़ा है और ये पोर्शन इसका छोटा है, तो इस तरह की एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाएगी। सिमिलरली अगर रिएजेंट जो है ये बी आर है जो आके इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसको आप दरमियान से ब्रेक करें तो दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हैं, इसलिए रिएजेंट जो है वो भी सिमेट्रिकल है। लेकिन 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 ये जो बी आर है, अगर ये जुड़ा होता है हाइड्रोजन के साथ और अब इसको यहां से ब्रेक करें तो ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है जी। अब जब दो से कार्बन बढ़ते हैं और इस तरीके से बढ़ते हैं कि उनकी तादाद जो है वो ऑड होती है, वो 3 होते हैं, वो 5 होते हैं, वो 7 होते हैं, वो 9 होते हैं एंड सो ऑन, तो बनने वाला एल्कीन जो है वो हर सूरत में अनसिमेट्रिकल होगा। अब वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है, जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे कि हाइड्रोजन हैलाइड है जब आता है तो वो एक खास मैकेनिज्म जो है उसको फॉलो करता है, और वो मैकेनिज्म जो है उसको मार्कोनी-कोव्स रूल कहते हैं। तो अब हम पहले देखेंगे कि मार्कोनी-कोव्स रूल क्या है, ठीक है जी, और फिर उसके बाद जो है इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। मार्कोनी-कोव रूल जो है Marconi-Coe's rule. This rule states that when an unsymmetrical reagent, when an unsymmetrical reagent react with an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent goes to the carbon atom of double bond having least hydrogen atom, ठीक है जी। ये है Marconi-Coe's rule. When an unsymmetrical reagent जैसा कि HBr reacts with unsymmetrical alkene,
द नेगेटिव पार्ट, अब ये इसके असल में दो पार्ट हो जाते हैं, एक ये पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. नेगेटिव पार्ट विल गो टू द डबल बॉन्ड कार्बन. कार्बन एक ऐसा आइटम जो डबल बॉन्ड से दो जुड़े होंगे, एक के साथ हाइड्रोजन कम होंगे, दूसरे के साथ ज्यादा होंगे. तो जिसके साथ कम हाइड्रोजन होंगे, हमारा नेगेटिव रीएजेंट जो है, नेगेटिव रीएजेंट का पार्ट जो है वो उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा. ये सारी बात है मार्कोनी-कोव्स रूल के अंदर. अब ये रूल जो है इसको हम फर्दर जो है वो इलेबोरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एल्कीन है, सादी एल्कीन लेते हैं लेकिन अनसिमेट्रिक, इस तरह से यहाँ, और इसमें ऐड होता है HBr. जब ये ऐड होता है तो इसकी प्रोडक्ट बनती हैं, दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं. एक प्रोडक्ट जो है वो लिख सकते हैं हम CH3 CH2 और यहां पे CH2Br, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? मार्कोनी-कोव्स रूल जो है वो कह रहा था कि आपने इसको भेजना है वहां पे जहां पे हाइड्रोजन लीस्ट है. लीस्ट यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो थे, तो इसे आना तो यहाँ चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ लगा दिया, तो इसलिए ये वाली प्रोडक्ट जो है ये गलत है. अब सही प्रोडक्ट जो है वो कौन सी बनने जा रही है? वो है CH3 CH Br यहां लगाएंगे और यहां पे CH3. ये वो प्रोडक्ट है जो मार्कोनी-कोव्स रूल को ओबे कर रही है. इसी तरह से हम और भी एग्जांपल इसकी ले सकते हैं, लेकिन बुक में एक ही एग्जांपल लिखी हुई है तो एक पे हमें इत्तफा करना चाहिए. अब हम इसके अगर मैकेनिज्म को देखें तो इसके दो पार्ट बनते हैं. रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एलाइड. हाइड्रोजन एलाइड जो है वो ऐड होते हैं, तो होते कैसे हैं असल में, रिएक्शन को समझे कैसे, रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है. सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. ठीक है जी, पहले कार्बोकैटायन बनता है और फिर अगली बात करेंगे. हमारे पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब ये रिएक्ट करता है हमारे पास HBr के साथ ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये यहां से पोर्शन इसके ऊपर अटैक करता है और यूं ये इसको छोड़ करके हाइड्रोजन वहां पे जाके अटैच हो जाता है. यहाँ पे CH3 और प्लस जो है इसके ये ब्रोमाइड आएंगे. अब यहां से नेक्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है.
ठीक है जी। इस तरह से यहाँ CH पॉजिटिव जो है इसके ऊपर ये ब्रोमाइड जो है यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा और यूं यहाँ पे CH ये मैकेनिज्म जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। और ये हमने डिस्कस कर लिया है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड को। अब एडिशन जो है एडिशन है सल्फ्यूरिक एसिड की, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये सारे ही हैं जितने हमने पढ़े हैं। मार्कोनी को रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइल अल्कोहल, इथीन को इथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब कोल्ड कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको हम रिएक्ट करवाते हैं एल्कीन के साथ, तो ये हमारे पास जो है एक एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। कैसे बनाता है देख लेते हैं। यहाँ पे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको जरा खोल के लिख लेते हैं, ऐसे भी ठीक था। अब सल्फ्यूरिक एसिड को खोल के लिखा तो ये इस तरह की चीज बन जाती है, इस तरह से। अब इसका ये वाला पोर्शन जो है ये सारा ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव है। यहाँ से ये बॉन्ड इसके ऊपर जो रिएक्ट करेगा पाई बॉन्ड, तो ये इसको पिक कर लेगा और बाकी शक्ल जो है वो कैसी बनती है उसको हम दिखा देते हैं। ये वाला पोर्शन जो है हम यहाँ अटैच करेंगे, बाकी इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 और यहाँ पे CH2, ये दोनों H जो साथ लगा दिए, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच किया। बाकी इस पोर्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये मौजूद है, ये सारा SO3H बनेगा। ठीक है जी, ऐसे। तो या हम इसको यूं लिख लें CH3 CH2O SO3H, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। तो ये है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है जब इसको वाटर के साथ 100 डिग्री पे बॉईल करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इलादा हो जाता है और ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग से मतलब ये है कि जितने कार्बन आइटम हमने लिए 1 2 है तो 2 कार्बन आइटम वाली अल्कोहल, जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, अगर इसके 3 थे तो फिर 3 जो है कार्बन वाली यानी प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगी एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब इसको हम हीट भी कर लेते हैं 100 डिग्री पे जो है ना, हीट किया वाटर की मौजूदगी में, वाटर वेपर में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास जो है CH3 CH2OH प्लस जो है वो H2SO4। तो ये था एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऐड किया और ये इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई कि एक इथेन जो मॉलिक्यूल है, इथेन मॉलिक्यूल, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है इथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलेंगे एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब हैलोजन मॉलिक्यूल की एडिशन है, एडिशन ऑफ हैलोजन खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे एक पूरा मॉलिक्यूल जो है हैलोजन का वो हम एल्कीन के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर ऐसे होगा कि जब भी इसको हम रिएक्ट करवाएंगे अंडर जो है एनहाइड्रस कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एनहाइड्रस सॉल्वेंट, जिस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसकी मौजूदगी में जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा विसिनल डाइहिलाइड या 1,2
डाई हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट हमारे हाथ लगने जा रही है। कैसे, अभी देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा जी, एडिशन ऑफ हैलोजन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ एन हैलोजन मॉलिक्यूल टू द एल्कीन मॉलिक्यूल under anhydrous condition in the presence of certain solvent which is not aqueous such as कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला, एक हमारे पास हमने इथीन मॉलिक्यूल ले लिया। इथीन मॉलिक्यूल को जो है ये ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है इसके साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास जो चीज़ बनने जा रही है वो बड़ी खूबसूरत, और वो क्या है, विसिनल डाइब्रोमाइड, ये या 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, डाई ब्रोमो इथेन हमारे पास प्रोडक्ट आई है। मैकेनिज्म को देखते हैं, बहुत ही सादा मैकेनिज्म है। पहले ग्रुप जो पहला स्टेप है उसके अंदर जो चीज बनेगी, वो चीज जो बनने जा रही है वो है ब्रोमीनियम आयन। फिर जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो उसके ऊपर अटैक करेगा और यूं एडिशन मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एल्कीन का, इसके साथ जो है हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ब्रोमीन का, एक जो है पार्शियली पॉजिटिव, दूसरा पार्शियली नेगेटिव है। ठीक है जी, ये जो पार्शियली पॉजिटिव पार्ट है इसके ऊपर यहाँ से अटैक होगा, तो ये जो है ये छोड़ के लाता चला जाएगा, और यूं हमारे पास जो चीज़ बनने जा रही है वो बनेगी इस तरह से। ये ब्रोमीन दोनों इससे, और ये है हमारे पास असल में ब्रोमीनियम आयन, प्लस जो है ये ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल। अब ये ब्रोमीनियम आयन जो है जिसकी वो हम अब इस शक्ल में लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे जो ब्रोमाइड आयन है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, और यूं हमारे पास ये एक प्रोडक्ट आ जाएगी जो इस शक्ल की है। इस तरीके, तो ये इसका मैकेनिज्म था, ये मुकम्मल हुआ। लास्ट में एडिशन ऑफ एपोएलिस एसिड, एपोएलिस एसिड जो है उसको हम अभी जो है ऐड करेंगे। इसके भी आपने देखा होगा कि हर एक कमिंग रीजेंट जो है उसके दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट है, दूसरा नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव जो पार्ट है और नेगेटिव दोनों इलादा हो जाते हैं। पॉजिटिव पार्ट को पहले अटैक करता है पाई बॉन्ड के, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ जाकर अटैचमेंट बनाता है, दूसरे पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज वाली जो जगह है वहाँ पे आकर के जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है रीजेंट का वो वहाँ आकर के अटैक करता है। तो इस तरह से जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, पूरा मॉलिक्यूल जो है ऐड हो जाता है। आप देखते हैं कि ये एपोएलिस जो है एसिड वो कैसे ऐड होता है। तो असल में एल्कीन जो है, एल्कीन रिएक्ट with halogens in aqueous solvent to form hypoalous acid। ठीक है जी। अब ये है कि पहले जो हमने हैलोजन को ऐड किया वहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज किया, नॉन एक्वस था। अब जब एक्वस के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ और बनेगा।
ये वाटर प्लस जो है हम मॉलिक्यूल जो है इसको इस शक्ल में ले लेते हैं, ब्रोमीन की शक्ल में भी ले सकते थे, H2 लेते हैं, क्या आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। एक तो HX बन जाएगा और दूसरा बनेगा HOLS एसिड, HOX। ये है HOLS एसिड। ठीक है जी। अब ये HOLS एसिड जो है इसके दो पोर्शन है, एक ये हाइड्रॉक्सिल है और एक जो है ये हैलोजन है। अब ये दोनों जो है एल्कीन के सामने जाते हैं, रिएक्ट करते हैं उसके साथ यहाँ पे और इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। एक एलो अल्कोहल बनती है जिसको एलोहाइड्रन भी बोलते हैं, इस तरह से। और इसके रिएक्शन के नतीजे में जो चीज बन रही है वो इस तरह से है कि ये CH3 और यहाँ पे CH2, इसका OH का पोर्शन इधर चला गया और यहाँ पे CH2 और इसका ये हैलोजन पोर्शन यहाँ आके लग गया। इसको बुक में हो सकता है कैसे लिखा हुआ हो, ये है हमारे पास जी एलो हाइड्रेट। ठीक है जी। तो ये हमने आज पढ़े हैं 5 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, जिसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस है और एडिशन ऑफ HOLS एसिड। ठीक है जी। इससे पहले हमने पढ़ा है कि एल्कीन रिएक्टिव क्यों है, इसको बाद में कंपैरिजन में भी हम बताएंगे कि एल्कीन जो है वो पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है। मेरी दुआ है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई हों और आप भी दुआ करें हमारे हक़ में, अल्लाह हमें जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।